हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो, हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर में जो मैं डिस्कस कर रहा था वो डिस्कस कर रहा था भाई रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको रदरफोर्ड मॉडल अब तक जो पढ़ाया गया है वो शायद समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये बात मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूँ ताकि आगे जाके आपको इस चैप्टर में या आगे आने वाले चैप्टरों में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये काम आपका स्वयं का होगा। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बात क्लियर? बिना बात किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। सबसे पहले इस मॉडल में मैंने आपको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। उसके जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बेसिक लेवल के और एडवांस लेवल के, वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिए। फिर हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड मॉडल के पॉइंटों के बारे में, जिसे हमने बोला था न्यूक्लियस मॉडल। और उस रदरफोर्ड मॉडल के जो अपने पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए थे। पहला पॉइंट क्या था कि वो जो मॉडल था वो रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया गया था। दूसरी बात क्या कही उसने? दूसरी बात उसने कही कि जो भी एटम होता है उसमें 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा भाग होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट को उसने न्यूक्लियस बोला। उसने कहा कि जो पूरे के पूरे एटम का मास होता है इस सेंटर में होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये करता है पूरे के पूरे एटम का मास संग्रहित। यानी इस न्यूक्लियस में पूरे एटम का मास क्या होगा? कंजर्व होगा, या मैं कहूँ कंटेन करेगा। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर पार्ट था इस पर चार्ज क्या होता है भाई? पॉजिटिव। क्योंकि आप जानते हो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0 और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा भाई? पॉजिटिव। या मैं कहूंगा न्यूक्लियर पार्ट पे चार्ज क्या होगा भाई? पॉजिटिव पार्ट। बात क्लियर है? फिर हमने कहा जो दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो कि 99% खाली होता है। इस भाग में क्या होते हैं? इस भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये भाग किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये भाग जिम्मेदार होता है आयतन के लिए। क्योंकि आप मान के चलो न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा है तो आयतन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा न्यूक्लियस। कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? एटम। मैं कहूंगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? उसके ऊपर चार्ज होगा माइनस। बात क्लियर थी? 2 इंपॉर्टेंट बातें यहां से निकल के आई थी कि मास के लिए जिम्मेदार कौन सा भाग होता है? न्यूक्लियर पार्ट। और वॉल्यूम के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बात समझ में? फिर तीसरे पॉइंट में उसने क्या कहा कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में आपके पास 2 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एक तो आपके पास होता है प्रोटॉन और एक होता है आपके पास न्यूट्रॉन, जिनको आप कलेक्टिव रूप से क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियन। क्या बोल सकते हो उसे आप बोलोगे रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियन, जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से, या हम कहेंगे कैपिटल ए क्या कहलाएगा? मास। किसका मास कहलाएगा? एटम का मास। ये 3 बातें रदरफोर्ड मॉडल के बारे में मैंने आपसे इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज मैं बढ़ रहा हूं इससे आगे वाले पॉइंटों की तरफ। तो बात करते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे थे जी? हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, जिसे आप क्या बोलते हो? इसे आप न्यूक्लियस मॉडल के नाम से भी जानते हो। किस मॉडल के नाम से जानते हो? न्यूक्लियस मॉडल के नाम से। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी रदरफोर्ड ने। अब सुनो भाई, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं बात कर रहा हूं आगे वाले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 4 किसके बारे में? पॉइंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। सुनो भाई, आपको पता है कि जो एटम का जो वॉल्यूम होगा, ये मैं कहूंगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का जो वॉल्यूम होगा न्यूक्लियर के वॉल्यूम से ज्यादा होगा ना भाई। आपको पता है आपका जो एटम है, आपका ये जो एटम है इसमें ये छोटा सा न्यूक्लियस है और 99% जो भाग है वो कौन सा है? ये है अपने पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। कौन सा पार्ट है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यही तो है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा वॉल्यूम होगा इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का होगा। ये मैं कहूंगा इस पूरे के पूरे परमाणु का जो वॉल्यूम है वो किसका है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का। न्यूक्लियस का पार्ट यहां पर है तो सही, यहां पर इसका वॉल्यूम तो रेस्पॉन्सिबल होगा लेकिन इसकी तुलना में कम होगा। या मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ जो एटम है वो ग्रेटर देन होगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। बताओ बात सही कि नहीं? यानी जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो तो कम होगा और इस पूरे एटम का वॉल्यूम क्या होगा इसकी तुलना में? ज्यादा। बताओ बात सही कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस आपका बहुत छोटा है, उसका जो वॉल्यूम होगा उस पूरे एटम की तुलना में बताओ काफी छोटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास एक फुटबॉल मैच का ग्राउंड है तो उस फुटबॉल मैच के ग्राउंड में अगर आप सेंटर में एक बॉल रख दोगे तो जो बॉल की साइज होगी, वो जो बॉल है वो कहलाएगा आपका न्यूक्लियस, और जो फुटबॉल का पूरा ग्राउंड है वो कहलाएगा आपका एटम। इसका मतलब क्या हुआ? एटम का जो वॉल्यूम होगा इस न्यूक्लियस के वॉल्यूम से काफी ज्यादा होगा, मच ग्रेटर देन होगा किससे? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। बात समझ आ रही है? यानी रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने इस बात को कहकर, किस बात को कहकर?
इस बात को क्या कहा उसने कि जो वॉल्यूम ऑफ जो एटम है, V मतलब क्या होता है वॉल्यूम, A मतलब क्या होता है एटम, यानी परमाणु का जो आयतन है वो न्यूक्लियस के आयतन का काफी ज्यादा होता है। मतलब बात सही है कि नहीं? यानी जो परमाणु का आयतन होगा वो मच मच ग्रेटर देन होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। यानी न्यूक्लियस का जो आयतन हो तो कम होता है और परमाणु का आयतन क्या होता है ज्यादा, किसकी तुलना में, न्यूक्लियस की तुलना में। और उसने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ जो एटम है ये इतना होता है 10⁻15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी परमाणु का जो आयतन होता है वो न्यूक्लियस के आयतन का इतना गुना होता है, 10 की घात 15 गुना। दिख रहा है आपको? यानी वॉल्यूम ऑफ जो एटम है वो न्यूक्लियस के एटम का कितना होता है, 10⁻15 टाइम ज्यादा। बात समझ आ रही है आपको? थोड़ा धीरे बोलता हूं, वापस सुनो ध्यान से। मैंने आपसे कहा था कि आपका एटम क्या है, आप एक फुटबॉल मैच के ग्राउंड में बैठे हो, फुटबॉल मैच का जो ग्राउंड होगा वो तो होगा आपका एटम, और उस फुटबॉल मैच के ग्राउंड में अगर आप सेंटर में जाकर एक छोटी सी बॉल रख दोगे तो बॉल क्या कहलाएगी, न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस की साइज उस पूरे एटम की तुलना में क्या है, कम है। तो मैं कहूंगा एटम का वॉल्यूम ज्यादा होगा और न्यूक्लियस का वॉल्यूम कम होगा। तब तो हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो एटम है वो ग्रेटर देन है किससे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। और कितना होता है, इतना होता है। ये डाटा किसने दिया, ये जो आपने वैल्यू दी है ये वैल्यू किसने दी है, ये वैल्यू दी है भाई रदरफोर्ड ने। किसने दी है, रदरफोर्ड। इसका मतलब क्या है, रदरफोर्ड के अनुसार। देखो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो एटम होगा वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से कितना ज्यादा होगा, 10⁻15। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10⁻15 टाइम ज्यादा होता है। यानी वॉल्यूम जो एटम होगा वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से इतना ज्यादा होगा। और आपको भी बात पता है कि वाकई में जो एटम का वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से क्या होता है, ज्यादा। ये बात किसने कही, ये बात कही रदरफोर्ड ने। किसने कही, रदरफोर्ड ने। और इस टॉपिक को देखकर, इस रिलेशन को देखकर, या मैं कहूंगा इस संबंध को देखकर हम एक और रिलेशन बना सकते हैं। इसको देखकर हम एक और रिलेशन डेवलप कर सकते हैं हमारे एडवांस लेवल के लिए। उसने तो ये बात कह के छोड़ दी थी कि जो एटम का वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से काफी ज्यादा होता है। ये बात हमको पता थी। उसने कहा एटम का जो वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का इतना ज्यादा होता है। अब सुनो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपने परमाणु को गोला माना है, आपने परमाणु को क्या माना है, गोला। मतलब थॉमसन ने क्या कहा था कि परमाणु एक गोला होता है। और आप जानते हो V मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। और आप जानते हो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या लेते हो आप, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। अरे होता ही नहीं होता, ये तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि गोले का आयतन कितना लेके चलते हैं हम, 4/3 πr³। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर है V मतलब क्या होता है, वॉल्यूम यानी आयतन। A मतलब क्या होता है, एटम। यानी ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम। इसको लिख देता हूं यहां पर, VA बराबर क्या होता है, VA बराबर है भाई वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम यानी परमाणु का आयतन। किसका आयतन, परमाणु का आयतन। और VN बराबर क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये मैं कहूंगा नाभिक का आयतन। किसका आयतन, नाभिक का आयतन। बात समझ आ रही है आपको? ये तो नाभिक का आयतन हो गया और ये हमारे पास परमाणु का आयतन हो गया। और हम जानते हैं परमाणु को क्या माना हमने, गोला। और न्यूक्लियस भी क्या होता है, गोला। तो मैं कहूंगा गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। अगर मुझे परमाणु का आयतन चाहिए तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 4/3 πr। आर किसकी, एटम की, तो RAQ। अरे बात समझ आ रही है क्या आपको भाई, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। अगर मेरे पास ये A है तो R को भी ये लिखूंगा ना भाई, लिखूंगा इसको। इधर क्या लिख देंगे, 10⁻15 इंटू इसको क्या लिखेंगे, 4/3 πrNQ। बताओ लिखेंगे नहीं लिखेंगे? यानी ये न्यूक्लियस की रेडियस हो गई, ये एटम की रेडियस हो गई। भाई ये R क्या होती है यहां पर, भाई आपने परमाणु को गोला माना है और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। यहां R क्या होती है, यहां पर R होती है रेडियस, या मैं कहूंगा R होती है त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो यहां पर आप आयतन किसका ले रहे हो, परमाणु का ले रहे हो ना, तो परमाणु की त्रिज्या आएगी। यहां पर आयतन किसका ले रहे हो, न्यूक्लियस का ले रहे हो, तो न्यूक्लियस की त्रिज्या आएगी नहीं आएगी, इसलिए लिख दिया मैंने इसे A, इसलिए लिख दिया मैंने N। कोई शक? अब आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4/3 πrAQ। थोड़ा चेंज कर लो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं, 4/3 पाई, इसको तो हटा लिया मैंने बात, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, RN इंटू 10⁵ का होल क्यूब। लिख सकते हैं ना ऐसे, देखो ना, 4/3 पाई को तो मैंने बाहर निकाल लिया, RN का क्यूब और 10⁵15। तो 10⁵15 क्या होगा, 10⁵15 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10⁵5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना भाई। इतनी गणित तो आप जानते हो ना कि 10⁵15 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घात 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आप 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो RAQ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, RN इंटू 10⁵5 की होल क्यूब। मतलब क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो मैं कहूंगा RA बराबर क्या आ जाएगा, RN इंटू 10⁵5। देखो
एक नया रिलेशन निकाल दिया हमने। किसके लिए निकाल दिया? ये निकाल दिया हमने रेडियस। यानी मैं कहूंगा यहां पर आर ए बराबर क्या है? यहां पर आर ए बराबर क्या है? यहां पर आर ए बराबर है रेडियस ऑफ एटम, यानी मैं कहूंगा परमाणु की त्रिज्या है। क्या है ये? है अपने पास परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। और आर एन बराबर क्या है? आर ए बराबर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये मैं कहूंगा नाभिक की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या हो गई? नाभिक की त्रिज्या। यानी हमको तो एक रिलेशन दिया तो उसने, हमने दूसरा बना दिया। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉल्यूम ऑफ जो एटम होता है वो न्यूक्लियस के एटम का 10⁻15 टाइम ज्यादा होता है, और रेडियस जो एटम की होती है वो न्यूक्लियस के एटम की कितनी ज्यादा होती है? 10⁻5। मैं कहूंगा 1,00,000 गुना ज्यादा होती है एटम की त्रिज्या। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में भाई? न्यूक्लियस की त्रिज्या की तुलना में। ये था भाई फोर्थ पॉइंट किसका? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। ध्यान से देख लीजिए इस टॉपिक को, आप पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि जो अपने पास परमाणु का जो आयतन है, उसने कहा आपके पास जो परमाणु का आयतन है वो न्यूक्लियस के आयतन से काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा होता है साहब कि वॉल्यूम जो आयतन, वॉल्यूम ऑफ एटम का आयतन जो है, यानी परमाणु का जो आयतन है वो नाभिक के आयतन का इतना गुना ज्यादा होता है। हम जानते हैं परमाणु को हमने गोला माना है, न्यूक्लियस को भी हमने गोला माना है। भाई जब परमाणु ही गोला है तो न्यूक्लियस भी गोला होगा, और हम जानते हैं गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये आर बराबर क्या है यहां पर? यहां है आर बराबर गोले की त्रिज्या, तो आपने गोला किसको लिया है? परमाणु को। तो ये आर जो होगी, बताओ परमाणु की त्रिज्या होगी नहीं होगी? यहां पर किसका लिया है आपने? वॉल्यूम, न्यूक्लियस का, तो त्रिज्या भी किसकी होगी? न्यूक्लियस की होगी कि नहीं होगी? लिख दिया हमने ऐसे। अब क्या किया हमने? इसको 4/3 पाई को तो बाहर निकाल लिया, और देखो यहां पर आर एन की पावर 3 है और 10⁻15 है, तो 10⁻15 को मैं से लिख सकता हूं, लिख सकता 10⁻5 की होल क्यूब। इसका क्यूब बाहर निकाल दिया मैंने। 4/3 पाई से 4/3 पाई हो गया कैंसिल, तो आर ए क्यूब बराबर क्या हो गया? आर एन इंटू 10⁻5 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा कि नहीं होगा? तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा? आर एन इंटू 10⁻5। बताओ एक नया रिलेशन बन के आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का इतना ज्यादा होता है, और रेडियस जो एटम है वो न्यूक्लियस की रेडियस की इतनी टाइम क्या होती है? ज्यादा। यानी मैं कहूं एटम की रेडियस भी ज्यादा है और एटम का वॉल्यूम। और तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा ही होगी एटम की। बस में ये चौथा पॉइंट था किसका? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। इस चीज को आप थोड़ा देख लीजिए ध्यान से कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10⁻15 टाइम ज्यादा होता है। 10⁻15 टाइम क्या होता है भाई? ज्यादा होता है। क्लियर बात? बस नहीं, फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया आपको? क्लियर है? फोर्थ पॉइंट क्या होगा? 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, चौथा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इसके आगे वाले पॉइंट की। देखो आगे वाला पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे वाला जो पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है आगे वाला पॉइंट, देखो ध्यान से। पॉइंट नंबर 5। ये सारे पॉइंट किसके बारे में है? ये सारे पॉइंट है भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो देख लो आप, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में कौन कौन सी बातें कही थी भाई। क्लियर बात है? अब बात करें हम पॉइंट नंबर 5। देखो पॉइंट नंबर 5 में उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, उसने क्या कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके ए पर। ए जानते हो ना ए क्या होता है? बताया था आपको मैंने। ए क्या है? ए है मास नंबर। क्या है भाई? मास नंबर। या मैं कहूंगा ए क्या है? न्यूक्लियस तो है भाई। ए में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पॉइंट नंबर 3 समझाया था। उसमें क्या कहा था मैंने आपसे? उसमें मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको आप कलेक्टिवली उसे क्या बोलते हो? न्यूक्लियन। क्या बोलते हो? न्यूक्लियन, जिसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल ए से। मतलब कैपिटल ए क्या करेगा? पूरे के पूरे एटम का क्या रखेगा? मास। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस है वो किस पर डिपेंड करता है? ए पर। करेगा नहीं करेगा भाई? वॉल्यूम होगा क्या? ये वीएन बराबर क्या है? ये वीएन क्या है यहां पर? ये वीएन है भाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एक मिनट रुको, थोड़ा माइक साइड कर लेता हूं। हाँ भाई, थोड़ा ही, कई बार थोड़े टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, ये वीएन बराबर क्या है? ये वीएन हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या है ये? हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और ए बराबर क्या है? ए बराबर हमारे पास है मास नंबर। ये मैं कह सकता हूं, इसे क्या बोल सकते हो? इसे आप बोल सकते हो न्यूक्लियन। क्लियर बात है? तो मैं कहूंगा जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का होगा, यानी जो नाभिक का आयतन होगा, किस पर डिपेंड करेगा? अरे भाई नाभिक यही तो है, तो इसका जो आयतन होगा बताओ प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? क्योंकि इसका जो आयतन आ रहा है वो किसी कारण से आ रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लियन, जिसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल ए से।
इसका मतलब उसने बात सही की। उसने क्या कहा कि जो वॉल्यूम, जो नाभिक का जो आयतन है वो किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियन पर, या मैं कहूंगा मास नंबर पर। किस पर डिपेंड करता है, यानी मास नंबर जितना ज्यादा होगा ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। बात समझ आ रही है, जितना ज्यादा मास होगा किसका, न्यूक्लियस का, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस का क्या होगा भाई, वॉल्यूम। और ये बात तो हमको पता है कि न्यूक्लियस में होते ही क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा। अब सुनो बात, यहां से एक बात निकल के आई क्या, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, अभी भी लिखा था हमने, 4/3 पाई आर एन क्यूब। बताओ होता ही नहीं होता, डिपेंड ऑन प्रोपोर्शनल टू ए, यानी 4/3 पाई आर एन क्यूब किससे समानुपाती होगा, ए के। अब आप जानते हो 4/3 पाई तो कांस्टेंट होता है भाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती ही नहीं होती, या 22/7 आप लेते हो, ये ले लो चाहे ये ले लो आप 22/7, बात तो एक ही है। तो मैं कहूँ 4/3 भी कांस्टेंट होगा और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, मतलब ये वैल्यू चेंज थोड़ी होगी कभी भी, ये हमेशा 4/3 रहेगा, ये हमेशा 22/7 रहेगा। चेंज कौन कौन होंगे, आर एन और ए। तो ये कह सकता हूं मैं यहां से कि आर एन जो क्यूब होगा, आर एन का जो क्यूब है वो किसके समानुपाती होगा भाई, ए के। बताओ होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी और ये वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। मतलब जो रेडियस जो है, किसकी रेडियस, नाभिक की जो त्रिज्या है, वो ओनली फॉर ओनली किस पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियन पर, या मैं कहूंगा मास नंबर पर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो आर एन की जो वैल्यू होगी वो ओनली फॉर ओनली किस पर डिपेंड करेगी, ए पर। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, आर एन जो होगा इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। बताओ बात सही कि नहीं भाई, ये जब क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा नहीं बनेगा, इसे ऐसे लिख दो या इसे ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। इतनी मैथमेटिक्स जानते हो ना आप भाई, ये जो ये घनमूल उधर जाएगा तो 1/3 बनेगा या क्यूब रूट ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आर एन जो है, अगर यहां से मैं समानुपाती को उठाऊं तो मुझे एक समानुपाती स्थिरांक लगाना पड़ेगा, वो क्या होगा अपने पास, आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। दिख रहा है आपको, आर एन बराबर क्या होगा, आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। दिख रही है साहब साहब, इसको अपन कैपिटल ले लेते, ये रहने तो सही है। आर एन इक्वल टू क्या होगा, आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। ये नया रिलेशन निकल के आएगा। यहां पर आर नोट क्या है, यहां पर आर नोट है भाई रेडियाई कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, रेडियाई कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं रेडियाई कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है, रेडियाई कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये अपने पाता 5 पॉइंट किसके बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड ने अपने 5 पॉइंट में क्या कहा, उसने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, यानी जो नाभिक का आयतन है, वो किस पर डिपेंड करता है, मास नंबर पर, यानी मैं कहूंगा ए पर डिपेंड करता है, मैं कहूंगा न्यूक्लियर पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर एन क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। हम जानते हैं इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ए पर। जब ये घनमूल उधर जाएगा तो 1/3 बन जाएगा या क्यूब रूट 3 बन जाएगा, और यहां से जब मैं इसको हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियाई कांस्टेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियाई कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। बात समझ आ रही है आपको, बात क्लियर है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस जो न्यूक्लियस है वो कितनी होती है, रेडियस जो न्यूक्लियस है वो कितनी होती है, आर नोट इंटू ए की पावर 1/, दिख रही है साहब आपको, देख लीजिए आप ध्यान से। ये अपने पास है 5 पॉइंट किसके बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, पॉइंट नंबर 5। क्लियर बात आपको, बातें समझ आ रही होंगी आपको कि मैं क्या समझना चाहता हूं। अभी तक मैंने आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए, किसके बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। यानी अभी तक मैंने आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, किसके बारे में, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। टोटल पॉइंट हमारे पास 7 है, टोटल पॉइंट हमारे पास कितने, 7, जिसमें से मैंने आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अभी तक 2 पॉइंट और शेष है, वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर यह मॉडल दिया था। दूसरा पॉइंट क्या था, उसने कहा एटम के अंदर 2 भाग होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। न्यूक्लियर पार्ट क्या रखता है, मास रखता है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन रखता है, उस पर चार्ज नेगेटिव होता है, और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है भाई, वॉल्यूम के लिए। तीसरी बात क्या कही उसने, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, जिन्हें आप सम्मिलित रूप से क्या बोलोगे, न्यूक्लियन, जिसे किसी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, या आप कह सकते हो मास नंबर। चौथे पॉइंट में उसने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ जो एटम है वो न्यूक्लियस के एटम का 10⁻15 टाइम क्या होता है, ज्यादा। और उसको हमने सोल्व करके हमने निकाला कि रेडियस जो एटम की है वो न्यूक्लियस की रेडियस की 10⁻5 टाइम क्या होती है, ज्यादा। निकाल लीजिए इससे पहले हमने। फिर 5वें पॉइंट में से क्या कहा कि जो वॉल्यूम जो न्यूक्लियस का है वो किस पर डिपेंड करता है, ए पर। उसको देख के हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल दिया कि रेडियस जो न्यूक्लियस होगी वो किसके बराबर होगी, आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। यहां पर आर नोट क्या होता है भाई, रेडियाई कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.33 इंटू 10⁻15 मीटर। बात समझ आएगी यहां तक, ये अपने पास होगा पॉइंट नंबर 5। अब बात सुनो पॉइंट नंबर 6 के बारे में, कि पॉइंट नंबर 6 क्या होगा।
5 पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 6 देखो, पॉइंट नंबर 6 में क्या कहा उसने, क्या कहा कि एटम की, एनी एटम, कोई सा भी एटम लो, उसने कहा हमेशा परमाणु की जो डेंसिटी होगी, जान तो डेंसिटी बताई थी मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में, इसे बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व। उसने कहा जो डेंसिटी होती है परमाणु की, कोई सा ही परमाणु लो, किसके अकॉर्डिंग बात है ये बात रदरफोर्ड के अनुसार, ध्यान रखना इस बात के मन, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। ये जो बातें कही जा रही है वो किसके बारे में कही जा रही है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी जहां पर रदरफोर्ड की बात होगी वहीं पर ये बातें सत्य होंगी, अन्यथा सत्य नहीं होंगी। उसने कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा, आप कोई सा एटम ले लो, हर एटम की जो डेंसिटी होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स। मैं कहूंगा क्या होती है, नियत होती है। क्या होती है, नियत। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी की वैल्यू हर एटम के लिए क्या होगी, फिक्स। चाहे आप सोडियम का एटम लो, चाहे आयरन का एटम लो, चाहे आप फ्लोरीन लो, चाहे आप क्लोरीन लो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कहता है आपके पास कोई सा ही एटम हो, उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। अब कहोगे सर फिक्स होगी तो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी उसकी। पहली बात तो आपके सामने क्वेश्चन क्या आएगा, सर जो डेंसिटी हुई वो फिक्स हुई तो हुई कैसे। पहला क्वेश्चन तो आपके साथ यही होगा कि सर आपने कहा, ये मैंने थोड़ी कहा भाई, ये रदरफोर्ड ने कहा है। उसने कहा कि किसी भी एटम की जो डेंसिटी होती है, यानी किसी भी परमाणु का जो घनत्व होता है वो हमेशा नियत होता है, वो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। चाहे आप कोई सा एटम ले लो, चाहे आप सोडियम एटम लो, आयरन लो, क्लोरीन लो, फ्लोरीन लो। अब उसने ये बात कैसे कही, वो बात मैं आपको समझाऊंगा अभी, कि उसने ये क्यों बोला कि परमाणु का घनत्व हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, यानी चेंज नहीं होगा, हमेशा वैल्यू क्या होगी, फिक्स। और फिक्स होगी तो कितनी होगी, वो बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अभी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, छठे पॉइंट में उसने क्या कहा कि प्रत्येक परमाणु का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, नियत होता है। यानी प्रत्येक परमाणु के घनत्व का मान नियत होता है। किसके अकॉर्डिंग बात है, ये बात है भाई रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। अब कैसे कही उसने ये बात, अब देखो आप ध्यान से, हम बात करें घनत्व की, और हम जानते हैं घनत्व किसका होता है, डेंसिटी न्यूक्लियस की बात करेंगे। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस किसकी होगी, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। भाई डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम तो होती है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। हाँ जी, न्यूक्लियस का मास किस पर डिपेंड करेगा, भाई न्यूक्लियस का मास क्या होता है, ए ही तो होता है। ए को तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का मास बोलते ही नहीं बोलते। अरे भाई न्यूक्लियस का जो वजन होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम जो न्यूक्लियस का था, बताओ ए पर डिपेंड कर रहा था नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या होगा, जो न्यूक्लियस का जो मास होगा किस पर डिपेंड करेगा, ए पर। तो मैं कहूंगा मास ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर होगा, बताओ ए के बराबर होगा, नहीं होगा। बात मेरी आपको, अरे आपसे समझो, आपके पास जो परमाणु है उसका जो वजन है वो किसमें है, उसका जो पूरा का पूरा मास है वो ए पे तो डिपेंड करता है। ए में क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब यहां पर जो वैल्यू बढ़ेगी तो मास भी तो बढ़ेगा भाई। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या था भाई, 4/3 पाई आर एन क्यू। बताओ था कि नहीं था। और अभी अभी हमने आर की वैल्यू निकाली, अभी हमने आर एन की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी आर एन की वैल्यू, आर एन वैल्यू कितनी थी, आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। इस वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं क्या मैं, तो क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, देखो आप 4/3 पाई आर, पाई आर की वैल्यू लिख दो यहां पर, कितनी हो जाएगी, आर नोट इंटू ए की पावर 1/3 का होल क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। अरे बात समझ, वापिस सुनो बात ध्यान से। उसने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का जो घनत्व होता है वो नियत होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, वो बात समझा रहे हो। आप क्या कह रहे हो कि डेंसिटी बराबर क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। किसका मास, न्यूक्लियस का मास, किसका वॉल्यूम, न्यूक्लियर का वॉल्यूम। और आप जानते हो न्यूक्लियस का मास क्या होता है, ए ही तो होता है। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 4/3 पाई आर एन क्यूब। इस आर की वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी आई थी आर एन की वैल्यू, चूंकि आर एन बराबर क्या था, आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। तो इस वैल्यू को यहां रख दूं मैं, तो वी एन बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/3 पाई, आर एन की जगह क्या रख दोगे, आर नोट इंटू ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। भाई होल क्यूब लग रहा है तो होल क्यूब लगा देंगे यहां पर, इसको सोल्व कर लो तो आप। तो वी एन बराबर क्या होगा, 4/3 पाई, आर नोट को खोलो कितना हो जाएगा, आर नोट की पावर 3। अरे होगी ही नहीं होगी, और क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ ए आएगा नहीं आएगा, इस वैल्यू को रख दूं मैं यहां पर, तो ये क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, 4/3 पाई आर नोट का होल क्यूब इंटू ए। बताओ ए से ए कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो ऊपर क्या रह जाएगा 1, नीचे क्या रह जाएगा 4/3 पाई आर नोट क्यूब। अब आप देखो आप देखो 4/3 की वैल्यू कांस्टेंट होगी नहीं होगी, परमानेंट है वैल्यू। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर नोट की वैल्यू भी क्या होती है कांस्टेंट, मतलब तीनों ही कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और आर नोट को क्या बोला था हमने, रेडियाई कांस्टेंट, मतलब तीनों ही वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो मैं कहूंगा जब तीनों ही वैल्यू कांस्टेंट है तो बताओ ओवरऑल वैल्यू भी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। तो हम कहेंगे डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है भाई, फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है, फिक्स। बात समझ आई आपको कि डेंसिटी फिक्स हुई तो हुई क्यों, क्योंकि जो आंसर आ रहा है उसमें वैल्यू कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। देखो 4/3 भी कांस्टेंट है,
पाई भी कांस्टेंट है और आर नोट भी कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू क्या चेंज होगी क्या? इनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। जब इनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी तो मैं कहूंगा डेंसिटी भी क्या होगी, फिक्स। और वो कितनी होती है? वो इतनी होती है भाई 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, या आप कह सकते हो 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होती है एटम की डेंसिटी, जो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। ये होती है डेंसिटी ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। किसके अकॉर्डिंग है? ये बात है भाई रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। बात समझ आ रही है आपको? ये बात किसके अकॉर्डिंग है? ये बात है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। अभी तक एक पॉइंट और रह गया अभी अब मेरे पास। उससे पहले मैं आपको ये 5-6 पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए मैं। आगे का पॉइंट हम बात करेंगे आगे वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।